हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। इस हफ्ते की साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाएं लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूं। इस हफ्ते की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है एक टेलीस्कोप के बारे में। ये एक ऐसा टेलीस्कोप है जो गामा किरणों को यानी ब्रह्मांड से आने वाली गामा किरणों को कैप्चर करेगा और इसे स्थापित किया गया है भारत के अंदर। भारत में जो इस टेलीस्कोप को स्थापित किया गया है वो है भारत में हानले लद्दाख के अंदर, यानी लद्दाख में हानले एक जगह है, वहां पर इस टेलीस्कोप को स्थापित किया गया है और इस टेलीस्कोप का नाम है मेस यानी कि मेजर एटमॉस्फेयर चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप का नाम जरूर याद रखिएगा, मेजर एटमॉस्फेयर चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप इसका नाम है। और यह दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित टेलीस्कोप है और इसकी ये अगर समुद्र तल की बात की जाए तो समुद्र तल से अप्रॉक्सीमेटली 4.3 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको स्थापित किया गया है। ये 21 मीटर चौड़ा है, 21 मीटर चौड़ा ये टेलीस्कोप है। और ये मुख्यतः मैंने जैसा कि पहले बताया, ये मुख्यतः क्या काम करेगा कि ब्रह्मांड के अंदर चाहे वो ब्लैक होल हो, ठीक है, ब्लैक होल हो, चाहे वो आप बात करें गामा रे बस्ट हो, या फिर अगर आप बात करें सुपरनोवा विस्फोट हो, यानी कि एक तारे की मृत्यु के बाद जो एक विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। तो चाहे ब्लैक होल हो, चाहे गामा रे बस्ट हो, चाहे वो सुपरनोवा विस्फोट हो, चाहे इस तरीके की कोई भी ब्रह्मांडी घटना होती है, तो सभी ब्रह्मांडी घटनाओं में गामा किरणें निकलती हैं और इन्हीं गामा किरणों को कैप्चर करने का काम करेगा हमारा ये मेस, जो कि हम भारत में स्थापित किया गया है। तो मेस जो है वो ब्रह्मांड में होने वाली बहुत सारी ब्रह्मांडी घटनाओं से निकलने वाली गामा किरणों को यह कैप्चर करेगा और इसकी मदद से ब्रह्मांड में होने वाली इन घटनाओं के बारे में सटीकता से जानकारी हमें प्रदान करेगा। हम और भी समझ पाएंगे ब्लैक होल के बारे में, हम और भी समझ पाएंगे गामा रे बस्ट के बारे में, हम और भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे सुपरनोवा और साथ ही साथ न्यूट्रॉन स्टार या पल्सर, इन सब के बारे में खूब अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसके लिए इसको स्थापित किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित टेलीस्कोप है और एशिया का सबसे बड़ा इमेजिंग टेलीस्कोप है। ये एशिया का सबसे बड़ा इमेजिंग टेलीस्कोप है जिसको भारत में स्थापित किया गया है। इसको बनाया किसने है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी कि जिसे टिफ्र के नाम से जानते हैं, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स आईआईए जैसे संस्थानों ने इसको भारत में ही डेवलप किया है। तो ये भारत में ही डेवलप किया गया है, इन 3 संस्थानों के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। फिर दूसरी न्यूज पर चलते हैं बच्चों, जिसमें नेफिथ्रोमाइसिन के बारे में न्यूज है। नेफिथ्रोमाइसिन क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन एक ऐसी एंटीबायोटिक है जिसे भारत में डेवलप किया गया है। भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित पहली एंटीबायोटिक है और खासकर की बात यह है कि इस एंटीबायोटिक का यूज कहां किया जाएगा? इस एंटीबायोटिक का यूज भारत में किया जाएगा उन बीमारियों को दूर करने के लिए या उन इंफेक्शन को दूर करने के लिए जिन पर कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करती है, यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बीमारियां हो चुकी हैं। मान लीजिए कोई पेशेंट है और उस पेशेंट के ऊपर कोई भी उसको कोई इंफेक्शन हो गया है, उसको कोई संक्रमण हो गया है, और अगर वो संक्रमण उसका सही नहीं हो रहा है किसी भी एंटीबायोटिक से, यानी उसकी बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो गया है सारी एंटीबायोटिक्स के खिलाफ, यानी उस पर किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम अगर नेफिथ्रोमाइसिन नाम की एंटीबायोटिक अगर उसको देंगे तो वो उसकी सही होने की यानी उसके स्वस्थ होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस केसेस के अंदर इस नेफिथ्रोमाइसिन को दिया जाएगा और सबसे खास बात इसकी यह है कि इसे भारत में ही डेवलप किया गया है, स्वदेशी निर्मित है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको औपचारिक रूप से लॉन्च कर दिया गया है और औपचारिक रूप से इस नेफिथ्रोमाइसिन को लॉन्च कर दिया गया है। अगर इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा मैं आपको बताऊं तो नेफिथ्रोमाइसिन जो है, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक है, ठीक है। और इसे वाक हार्ट फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित किया गया है, वाक हार्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा इसको निर्मित किया गया है। और साथ ही साथ इसका जो विकास, जो डेवलपमेंट किया गया है, यानी कि
जो विकसित मतलब एक तरीके से कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हुआ है वो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल के अंतर्गत इसका विकास किया गया है, जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है। तो भारत में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ है इस एंटीबायोटिक का, यानी इसको जो डेवलप किया गया है वो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल के द्वारा किया गया है। बाकी ये मार्केट में जो बेची जाएगी, मार्केट में जो प्रोड्यूस की जाएगी वो वॉक हार्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा इसको मार्केट में लाया जाएगा। ठीक है, लाया जाएगा। उद्देश्य मैंने आपको बता ही दिया है कि जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, जो केसेस हैं उनमें इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, किया जाएगा। खासकर कि कौन सी बीमारी में इसका उपयोग होगा, मैंने जैसे बताया कि कोई भी अगर इंफेक्शन होता है और इंफेक्शन किसी भी व्यक्ति को इंफेक्शन होता है और उस पर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती है, तो ऐसे केसेस में हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी एक स्पेशल कंडीशन है या स्पेशल डिसीज है जिसमें ये बहुत अच्छे से काम करती है, अभी तक जो इसको परखा गया है, इसको जांचा गया है, तो कौन सी बीमारी में बहुत ही शानदार तरीके से काम करती है, तो ये कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया, एक प्रकार का निमोनिया होता है, फेफड़े की बीमारी होती है, उसके अंदर कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया, उसके अंतर्गत अगर इस बीमारी से कोई ग्रसित है तो उस केस में जो है, उस केस में ये एंटीबायोटिक बहुत बेहतर ढंग से काम करेगी। तो कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया नामक जो बीमारी है उसमें ये बहुत अच्छे से काम करेगी और उस जो भी पेशेंट बीमार होगा उसको सही करने में मदद करेगी, उसको स्वस्थ करने में मदद करेगी। नेक्स्ट न्यूज की तरफ अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो प्रोबा 3 का प्रक्षेपण किया जाना है। प्रोबा 3 का प्रक्षेपण किया जाना है। कब प्रक्षेपण? प्रोबा 3 एक तरीके का सैटेलाइट है जिसको यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने बनाया है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने बनाकर इसको प्रक्षेपित करने यानी इसको लॉन्च करने की जो जिम्मेदारी दी है वो भारत के इसरो को दी है। इसरो इस प्रोबा 3 मिशन को दिसंबर के पहले हफ्ते में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है और दिसंबर के पहले हफ्ते में प्रोबा 3 को लॉन्च करेगा। प्रोबा 3 क्या है? एक सैटेलाइट है और उस सैटेलाइट को, ये जो सैटेलाइट मिशन है, इस सैटेलाइट मिशन को कहां किसका सैटेलाइट मिशन है? यूरोपीय स्पेस एजेंसी का सैटेलाइट मिशन है। लेकिन लॉन्च कौन करेगा? लॉन्च करेगा भारत, यानी इसरो लॉन्च करेगा। किस रॉकेट से लॉन्च करेगा? पीएसएलवी एक्सेल से लॉन्च करेगा। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक्सेल वर्जन से इसे लॉन्च किया जाएगा, यानी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान से इसको लॉन्च किया जाएगा दिसंबर के पहले वीक में। अब थोड़ा सा इस मतलब कह सकते हैं इस मिशन के बारे में समझ लें। इस मिशन के बारे में अगर मैं आपको बात करूं तो ये ये जो प्रोबा 3 मिशन है इसमें 2 सैटेलाइट हैं। असल में ये सिंगल सैटेलाइट नहीं है बल्कि 2 सैटेलाइट है। ये मिशन प्रोबा 3 मिशन एक मिशन है जिसमें 2 सैटेलाइट हैं और 2 सैटेलाइट हैं। एक सैटेलाइट एक इस तरीके से होगा, एक इस तरीके से होगा और दोनों सैटेलाइटों का एक पर्टिकुलर नाम है। ठीक है, जो पहला सैटेलाइट है उसका नाम है कोरोनोग्राफ अंतरिक्ष यान यानी कोरोनोग्राफ स्पेसक्राफ्ट और दूसरा जो सैटेलाइट इसके अंदर है, इसके साथ जोड़ा गया है, इसके साथ अटैच करके लॉन्च किया जाएगा, उसका नाम है ऑकुल्टर अंतरिक्ष यान यानी ऑकुल्टर स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, तो ये 2 अंतरिक्ष यान इसके अंदर हैं। ये जब पीएसएलवी इसको अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा तो दोनों सैटेलाइट वैसे तो साथ में लॉन्च किए जाएंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। एक यहां पर पहुंच जाएगा और एक यहां पर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि ये असल में ये अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है सूर्य का अध्ययन करने के लिए। सूर्य का किस चीज का अध्ययन करने के लिए? आपको मैं बता दूं कि मान लीजिए ये सूर्य है तो सूर्य का जो आउटर किनारे वाला भाग होता है, इसको शायद आपको पता भी होगा या नहीं पता तो जान लीजिए कि ये जो किनारे वाला भाग होता है इसे कोरोना कहते हैं। क्या बोलते हैं? सूर्य का जो आउटर पार्ट होता है ये कोरोना होता है। यहां पर सूर्य का क्या होता है? कोर होता है। ठीक है, ये कोर है और इसके किनारे वाला पार्ट जो होता है सूर्य का उसे कोरोना कहते हैं। कभी कभी कोरोना का जो तापमान है, कोरोना काफी रहस्यमयी भाग है सूर्य का, तो कभी कभी कोरोना का जो तापमान होता है उसके कोर से भी कई गुना ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और कोरोना के बारे में अभी तक बहुत स्पष्ट रूप से समझा नहीं गया है कि कोरोना ये जो आउटर पार्ट है सूर्य का ये कैसे बनता है, किस परिस्थिति में ये बनता है, किस परिस्थिति में इसका तापमान जो है कोर से भी ज्यादा हो जाता है और ये इसका असर हमारे इस पूरे सोलर सिस्टम में पूरे के पूरे जो सौर मंडल में किस प्रकार से पड़ता है कोरोना का, ये अभी तक बहुत स्पष्ट रूप से समझा नहीं जा सका है। तो ये जो कोरोना वाला पार्ट है सूर्य का, कोरोना पार्ट, रहस्यमयी कोरोना पार्ट, उसको अध्ययन मुख्यतः इसका अध्ययन करने के लिए इस प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया गया है। तो होगा क्या कि
कि जब ये स्पेसक्राफ्ट यानी कि प्रोबा 3 मिशन में मैंने बताया 2 स्पेसक्राफ्ट हैं, एक स्पेसक्राफ्ट जो है वो ये है और ये दूसरा स्पेसक्राफ्ट ये है। तो होगा क्या, ये जो दूसरा स्पेसक्राफ्ट है, ये दूसरा स्पेसक्राफ्ट क्या करेगा, सूर्य से आने वाली जो किरणें होंगी, ठीक है, किरणें होंगी उनको ब्लॉक कर देगा। और जब ब्लॉक करेगा तो ये बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे कि सूर्य ग्रहण में होता है। तो जैसे सूर्य के सामने चंद्रमा पहुंच जाता है और सूर्य का ग्रहण हो जाता है और पृथ्वी तक जो है वो सूर्य की रोशनी नहीं आ पाती है और सूर्य के किनारे वाला भाग सिर्फ कोरोना दिखाई पड़ता है, ठीक है, कोरोना दिखाई पड़ता है। उसी तरीके की सिचुएशन सूर्य ग्रहण की तरीके कंडीशन यहां पर डेवलप की जाएगी। सूर्य के सामने ये वाला जो है भाग, ये वाला जो अंतरिक्षयान का ये वाला स्पेसक्राफ्ट आ जाएगा, ये वाला अंतरिक्षयान आ जाएगा जो सूर्य की रोशनी को ब्लॉक कर देगा, टेम्परेरी जो है एक सूर्य ग्रहण कॉज कर देगा। और फिर जब सूर्य का किनारे किनारे वाला भाग सिर्फ कोरोना दिखाई पड़ेगा, यानी ग्रहण के बाद जो किनारे वाला भाग दिखाई पड़ता है यानी कोरोना वाला भाग दिखाई पड़ता है, तो उसी कोरोना वाले भाग का अध्ययन ये उसकी फोटो कैप्चर करके और इसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए, मशीनें लगी हुई हैं, उसकी मदद से सूर्य के कोरोना के भाग का जो है वो अध्ययन करेगा। सूर्य के कोरोना भाग का जो डेटा होगा उसको ये कलेक्ट करेगा और फिर उसके आधार पर बहुत सारे निष्कर्ष फ्यूचर में, भविष्य में निकाले जाएंगे, ठीक है। तो क्या मैंने बताया, इसको मैं समराइज कर दूं कि एग्जैक्टली प्रोबा 3 मिशन यूरोपीय स्पेस एजेंसी का ये मिशन है जिसमें 2 अंतरिक्षयान होंगे। एक अंतरिक्षयान क्या कर, दोनों अंतरिक्षयान जब पीएसएलवी एक्सेल से लॉन्च किए जाएंगे तो ये आपस में अलग हो जाएंगे। इसमें से एक जो है वो सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए होगा, दूसरा जो है सूर्य के से आने वाली किरणों को ब्लॉक करने के लिए एक टेम्परेरी सोलर इक्लिप्स यानी कि एक जो है वो सूर्य ग्रहण की तरीके की कंडीशन बनाएगा और ये सूर्य की रोशनी को ब्लॉक कर देगा। सूर्य एक तरीके से कह सकते हैं कि एक टेम्परेरी सूर्य ग्रहण ये उत्पन्न करेगा और जब टेम्परेरी सूर्य ग्रहण उत्पन्न होगा तो ऐसी कंडीशन सिर्फ कोरोना वाला भाग दिखाई पड़ेगा सूर्य का और फिर उसके बारे में डेटा इकट्ठा करने का काम ये वाला स्पेसक्राफ्ट कर लेगा। इससे क्या होगा, कोरोना के बारे में, सूर्य के कोरोना के बारे में बहुत विस्तृत अध्ययन हो पाएगा, उसके रहस्यों के बारे में बहुत सारी जानकारियां हमें इकट्ठा हो पाएंगी। हो सकता है कुछ ऐसी जानकारियां हमें फ्यूचर में मिले जो कि अभी तक जो है वो मानवता को पता नहीं है, ठीक है, मानवता को पता नहीं है। तो इस तरीके से ये दिसंबर के पहले वीक में इसे लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, लॉन्च किया जाएगा। अब इसके बारे में अगर बात करें तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, सारी चीजें इसके बारे में बता दी, बता दी। इसमें एक स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है, दोनों स्पेसक्राफ्ट के नाम क्या है, कोरोनोग्राफ अंतरिक्षयान, ऑक्यूलेटर अंतरिक्ष मिशन, ये दोनों चीजें भी मैंने आपको बता दी। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज आ रही है वो है ह्यूमनाइड टीचर नोवा। इसको केरला के अंदर लॉन्च किया गया है। केरला के अंदर ये एक तरीके का ह्यूमनाइड रोबोट है, इंसानों जैसा दिखने वाला रोबोट है, ठीक है, जो एक टीचर की तरह से बिहेव करेगा, टीचर की तरह से काम करेगा। जो काम टीचर करती हैं वही काम जो है ये नोवा नाम की ह्यूमनाइड रोबोट करेगी, जो बच्चों को पढ़ाएगी, बच्चों से इंटरेक्ट करेगी, बच्चों के साथ बातें करेगी, बच्चों को सिखाएगी। यानी जो काम टीचर्स करते हैं उसी तरीके का काम ये भी करेगी और इसका नाम क्या रखा गया है, नोवा रखा गया है। तो इस तरीके से मानव रूपी जो है रोबोट को इंट्रोड्यूस किया गया है केरला के स्कूल में। केरला में कोल्लम नाम की जगह है, वहां पर पुनालूर नाम की जगह है, यानी कि केरला के अंदर एक कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह, एक स्कूल है जिसका एक कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह है पुनालूर, उसमें एक सरकारी स्कूल के अंदर इसको 14 नवंबर को, यानी कि जो कह सकते हैं कि जो बच्चों का एक तरीके से चिल्ड्रन डे था उसके दिन उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। और ये एआई पावर्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड रोबोट है। और सबसे इसकी खास बात क्या है कि ये सब पढ़ाएगी, सिखाएगी, समझाएगी, ये सब तो करेगी। सबसे बेहतरीन चीज ये है कि बहुभाषी क्षमताएं इसके अंदर है। बहुभाषी क्षमताएं का मतलब कि बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रखती है, बहुत सारी भाषाओं में चीजों को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकती है, समझा सकती है। इसको अंग्रेजी आती है, इसको मलयालम आती है, इसको हिंदी आती है, इसको अरबी भाषा आती है, ठीक है। और साथ ही साथ अरबी भाषा आती है। असल में जो केरला के बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पर अरबी भी सिखाई जाती है, क्योंकि उनका उधर का इन्फ्लुएंस जो है वो
मिडिल ईस्ट से काफ़ी कुछ वो उनका जो मतलब कह सकते हैं ना कि केरला जो है मिडिल ईस्ट से काफ़ी करीब मिलता है और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके का व्यापार जो है मिडिल ईस्ट जो है वो से होता है उनका। तो वो लोग अरबी भी सीखते हैं, जिसके कारण जिससे कि वहाँ से कम्युनिकेट करने में, यानी कि वहाँ से जो है संबंध स्थापित करने में, वहाँ से जो है व्यापार करने में उनकी मदद मिल सके। तो वहाँ पे स्कूलों में अरबी भी सिखाई जाती है एज अ लैंग्वेज। तो अरबी में भी ये जो रोबोट है वो बच्चों को चीज़ों को सिखाएगी। तो ये सारी की सारी न्यूज़ इस हफ्ते की रही हैं, टॉप न्यूज़ रही हैं, जिन पर मैंने आप लोगों से चर्चा की। होप कि आप लोगों को ये सारी जो न्यूज़ है वो काफ़ी पसंद आई होंगी और साथ ही साथ आपने इन्हें समझा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नई न्यूज़ लेकर। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।